बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज बहुत अहम प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में। जो बहुत से अहम प्रोग्राम हमने किए हैं, जो हार्प किया है हमने, जो बाइडेन प्रोग्राम कब किया है हमने, और भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं। इसके अलावा हमने तमाम इस्लामी ममालिक का पूरा जायज़ा लिया है अब जब हम एक तब्दीली का प्रोग्राम करते थे। इसके अलावा भी हमने बहुत अहम प्रोग्राम किए, लेकिन आज का प्रोग्राम भी बहुत ख़ास अहमियत का हामिल है। इसमें सबसे पहले तो हम आर्मी चीफ़ की बात करेंगे कि जो आर्मी चीफ़ साहब ने आज प्रोग्राम जो किया है, जो ख़िताब किया है, उसमें इंतहाई दानिशमंदी का उन्होंने मुज़ाहरा किया है और बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखा जाए तो डिप्लोमेसी का इजहार इसमें नज़र आता है। उन्होंने कई बातें बहुत अहम कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से हमारे देर पा स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान की जो असला का मामला था उसमें अमेरिका ने हमारा बहुत साथ दिया, हमने उनका सीटों सेंटों में बहुत साथ दिया। लेकिन अमेरिका हमेशा थैंकलेस रहा हमारे लिए कि जब भी कभी अपना मौका था तो हमसे काम लेता रहा, और जैसे ही हमारा ख़त्म हुआ 65 की जंग में हम पर पाबंदी लगा दी, और फिर 71 की जंग में हमारा साथ नहीं दिया, और बहुत से मामलात में फिर भुट्टो को सज़ा दी, अयूब साहब को सज़ा दी। ये तो शाहनामे में मौजूद है कि उनको जलील करके निकाला उन्होंने, इसलिए कि हमने रहबर 1 और रहबर 2 कर दिया था। लेकिन अब चीफ़ साहब ने जो वक्त गुफ्तगू की है, जनरल कमर बाजवा साहब ने, वो इंतहाई दानिशमंदाना तकरीर है, और उसके लिहाज से ठीक है कि हम ज़ाहिर दुनिया में रहते हैं तो हमें एक सोच समझ कर मामला को चलाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से देर पा स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही है कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। फिर जो बात ये कहा कि हम ये चाहते हैं, अब ख्वाहिश का इज़हार किया उन्होंने कि हम चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तबादुल चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका हमसे ये कहे कि चीन से आप लड़ लो तो हम चीन से लड़ पड़ें। और सीपैक जो है वो पाकिस्तान की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी कैम्प की पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते हैं, जो कि इमरान खान ने भी ये बात कही थी कि हम किसी का ये नहीं कहना चाहते हैं। वही बात को उन्होंने दूसरे अंदाज में कही है, जो अल्फाज अदा किए हैं। तो आर्मी चीफ़ का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग जो उनका जो सिक्योरिटी डायलॉग का जो एक तंजीम है, उससे अहम खिताब उन्होंने किया है। फिर उन्होंने यूक्रेन की जंग के मामले में थोड़ा सा अपने रवैये को बदला है, जो कि इमरान खान भी उस मामले में यही कहते रहे हैं कि भाई जंग बंद होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने खुल को कहा कि यूक्रेन की जंग अफसोसनाक है, हमें तशवीश है, तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए, अमेरिका से हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। सीपैक माहदा खित्ते की मईशत के लिए अहम है, और हम ये समझते हैं कि ये अमेरिका को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, जबकि अमेरिका ने इस पर बहुत खुल के, ये मैं कह रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी साहब ने नहीं कहा, कि सीपैक जो है खित्ते की मईशत के लिए अहम है। और उन्होंने फिर ये कहा कि यूरोपीय यूनियन से भी और जापान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं, लेकिन हम किसी का दबाव, बहरहाल इसके अंदर जो पैगाम पिना है वो ये है कि हम आपके खिलाफ जो इमरान साहब ने जो बहुत ही खरी बातें उनको सुना दी थी, उस बात को उन्होंने नरम लहजे में बयान किया है कि हम आपसे अच्छे ताल्लुकात तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपके हुक्मनामे पर, आपके वो मामले पर हम उस पर नहीं यकीन रखते हैं। अब इस सिलसिले में जो एक इन्होंने अपने बयान में संभाला लिया है, और जो इमरान खान की जो पॉलिसी थी खुली शमशीर के तौर पर, बरहना शमशीर के तौर पर, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की आवाम को तो वो पॉलिसी पसंद आई थी, इसलिए कि वो पाकिस्तान की आवाम ये चाहते हैं कि हम अमेरिका का जो मामला है उस मामले के अंदर अमेरिका के हुक्मनामे को वो नहीं माने, और अमेरिका की जो हमारे साथ बेवफाइयाँ हैं उनका कोई किसी न किसी तरह से उसका इजहार करें, और इमरान खान ने उसका इजहार किया भी। तो अब उसके लिहाज से उन्होंने फिर ये एक बड़ा मंसूबा बनाया, और जिसकी वजह से निकाला जा रहा है। अभी भी तो ये नहीं कह सकते निकाला जाना, क्योंकि उनके पास बहुत से मामला हैं कि जो सबूत इनके पास मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इनके पर सबके पर जो है हम ये समझते हैं कि जो मुकदमा बन सकता है वो गद्दारी का मुकदमा बन सकता है। लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि अभी उनका ये कहना है, जो चौधरी साहब का, जो कि हमारे फवाद चौधरी का,
वज़ीर इत्तलात भी हैं, वज़ीर कानून बन गए हैं फ़रोग़ नसीम के इस्तीफ़े के बाद में। उनका ये कहना है कि हमने ये दरख्वास्त लगा दी है इनके ख़िलाफ़ कि ये इनकी गिरफ़्तारी की जाए, शहबाज शरीफ की और पीर की इसकी समाअत है। इम्कान ये है कि उनकी जो ज़मानत है वो ख़त्म हो जाएगी, ज़मानत में छूटे हुए उनको जेल हो जाएगी। तो अब ये देखना ये है कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अभी उसके मामले में भी 15 दिन होते हैं इसके ट्रांसफ़र ऑफ पावर के अंदर भी। उस अरसे के अंदर वज़ीर आज़म जो हैं वो इमरान खान ही रहेंगे और सदर साहब ये कह देंगे कि आप आपको जारी रखें। अब इसके बाद में हम जो दूसरी गुफ्तगू करना चाहते हैं वो अमेरिका के बारे में हम करना चाहते हैं। जो कल जो हमने एक बात की थी उसके तसलसल को हम बरकरार रखते हुए, अगर जैन साहब उस पर चले हम जी, उस पर चलें, आ जाए जी। तो अब ये कि अमेरिका का थोड़ा सा इस पे यूरोपीय यूनियन पे भी बात कर लेना। आर्मी चीफ ने यूरोपीय यूनियन, जापान, इन सब के बारे में कहा। नहीं, मैंने कह दिया ना कि यूरोपीय साहब हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने यूरोपीय यूनियन ने ख़त लिखा था जी, उस ख़त का जवाब तो इमरान खान ने अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसकी ख्वाहिशात को और उनके जो जज्बात थे उनकी तर्जुमानी करते हुए उनको जवाब दे दिया था कि आप ये बात इंडिया क्यों नहीं कहते, हमें क्यों कहते हो। तो वो जवाब तो उन्होंने दे दिया था। इन्होंने ये कहा कि यूरोपीय यूनियन और जापान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उसको कायम रखना चाहते हैं जी। तो वो चीन के मामले में, क्योंकि चीन की और जापान की नहीं बनती है, तो उस मामले में वो उनको बैलेंस करना चाहते हैं जी। और अगर देखा जाए तो इसमें जापान ने हमारे साथ बेवफाई की है। जापान की गाड़ियाँ आपको हर जगह नज़र आती हैं, लेकिन जापान की कोई एक फैक्ट्री भी उन्होंने लगा के नहीं दी और आपसे माल कमा के ले जा रहे हैं जी। तो उसमें हमें कभी कभार जो है 2-4 आने का चंदा दे देते हैं, कभी न कभी मदद कर देते हैं। तो जापान के साथ में भी हमें कुछ सलूक अच्छा करने की उम्मीद हमें जापान की हमारे साथ सलूक अच्छा उसने नहीं किया इतने अरसों के अंदर। माल बनाते रहे हैं, पैसे खाते रहे हैं जी। और अब इसके मुकाबले में अगर चीन ले रहा है, चीन अपनी फैक्ट्रियाँ बना रहा है और फैक्ट्रियाँ बनाएंगे और इसलिए अब ये जापान की जो गाड़ियाँ हैं, जापान की जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और वो महंगी भी होती हैं। वो महंगी भी होती हैं जी। तो अब दूसरी बात हम करना चाहते हैं अब शुरू। देखिए, अमेरिका का और हमारा ताल्लुकात जो है वो लव एंड हेट का है, यानी मोहब्बत भी है और हमारे साथ नफ़रत भी है। अमेरिका ने 72 साल से हमको नज़र में रखा हुआ है कि हमें तरक्की नहीं करने देंगे, हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए कि हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हम एक इस्लामी मुल्क हैं, एक नज़रियाती मुल्क हैं, वो उनको पसंद नहीं है। उन्होंने 72 साल से ये फ़ैसला किया हुआ कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखेंगे। ये किताब, और ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसे कल हमने जिक्र किया था कि नेवर एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान के जो डैनियल मर्के ने किताब लिखी है और उसने 25 साल तक पाकिस्तान पर रिसर्च की है और उसने ये किताब जो अभी शाया हुई है, जो मैंने कहा था कि आपको किसी भी बड़े इस्लामाबाद में मिस्टर बुक में मिल जाएगी या कराची में यहाँ पर मिल जाएगी आपको, बहुत से लिबर्टी में या किसी और जगह पर। तो उसमें हमारे पास तो है, उसमें लिखा है कि पाकिस्तान को 72 साल तक से नज़र में रखा हुआ है, इसलिए कि पाकिस्तान की एक बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी तरबियत याफ्ता है, पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज बड़ी यानी असला से आरास्ता है। फिर उनकी तरबियत जो है वो इतनी शानदार है कि वो जो रूस में भी जाती है या जापान जाती है या अमेरिका जाती है तो नंबर 1 होके आती है जी। इतने मजबूत उनके हमारे तरबियत है, जो कि अमेरिका में भी नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे आती है। बरतानिया गई तो फर्स्ट नंबर पे आई। प्रोफेशनलिज्म बहुत है, प्रोफेशनलिज्म उनके पास बहुत ज़्यादा है, उनकी तरबियत बहुत अच्छी है और वो अपने फ़ैसला अगर वो ये फ़ैसला कर ले, अमेरिकनों का ये ख्याल है कि अगर वो ये फ़ैसला कर ले तो पूरे एशिया को वो डिस्टर्ब कर सकता है। यानी उसका मतलब ये है कि वो इतनी ताकतवर फ़ौज है कि पूरे एशिया के ऊपर अपना सिक्का बिठा सकती है। अब वो हम सिक्का जब बिठाने के बाद एशिया की बात करते हैं तो हमारे दुनिया में एक ही दुश्मन है, वो है इंडिया। हमारे तो और किसी पर जगह हमारा शौक़ नहीं है किसी और जगह पर। अगर उनका मतलब ये है मर्के का, डैनियल मर्के का, कि भाई अगर हम इंडिया पे रखते हैं ख्वाहिश तो वो हम ज़रूर रखते हैं। हमारे मिसाइल के रेंज भी इंडिया तक ही है। हाँ, हम अच्छा जी। वो फिर वही कहते हैं कि इनका जो एटमी प्रोग्राम है और ये डैनियल मर्के ने कहा है कि अमेरिका का ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है वो इतना वसी है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनको अभी तक उनके तमाम गूगल, उनके तमाम जो सैटेलाइट हैं वो उनके ऊपर अभी तक हावी नहीं हो सके हैं कि उनको जैमिंग कर दें मुकम्मल तौर पर। या अगर जो धमकी इस वक्त अमेरिका ने दी थी और ये ख़त के ज़रिए से या इस
उस मीटिंग के ज़रिए से, तो उसमें यही कहा था कि साहब हम आपका जो बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है उसको ख़त्म कर देंगे, हम आपके स्टडी ताल्लुकात तो खैर ऐसे नाम के रह गए हैं जी। क्योंकि अभी हम असला के लिए हम उनके मोहताज नहीं रहे हैं, असला हम चाइना से लेते हैं, तो वो वहाँ पर तो है, लेकिन एक्सपोर्ट हमें ज़रूर हो रहा है। और ख़ुसूसन कोरोना की वजह से जितना भी जो है हमारा कपड़ा जा रहा है, हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर जा रहा है, वो बहुत सी चीज़ें जा रही हैं यहाँ से जी। जैसे कोरोना के अंदर हम एक बड़ा सुरखुर होकर निकले थे, वो जो कि इमरान खान की पॉलिसी का सब नतीजा थी। तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अब भी हम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो असल हदफ है अमेरिका का, और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम असल हदफ है यानी अमेरिका का, वो किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के एटमी हदफ पर, तो इस बात का इल्म जो है वो कोई ये कहे कि साहब हमारे पाकिस्तानी फ़ौज को नहीं है या पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज को नहीं है, तो वो मैंने बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता है। हमें इस बात का इल्म है, लेकिन फिर हम इस दुनिया में रहते हैं तो फिर वो इस किस्म के बयान जैसा कि चीफ़ ऑफ आर्मी साहब ने दिया है वो देने पड़ते हैं। और हम वैसे भी सच्ची बात यह है कि कोई हमारी अमेरिका से दुश्मनी नहीं है, हम नहीं चाहते अमेरिका से, हमारी दुश्मनी सिर्फ इंडिया से है, और इंडिया से भी यूँ है कि कश्मीर का मामला दुरुस्त कर दे तो हम तो उससे भी अच्छे ताल्लुकात करने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो वो अगर वो चाहे तो अगर वो यूरोपीय यूनियन की तरह से ट्रेन चला सकता है, उसमें उसी का फ़ायदा है ज़्यादा, लेकिन वो तासुब से निकले जी, वो जो छोटा जहन उसका है उससे निकले तो फिर वो ताल्लुकात हमारे अच्छे हो सकते हैं। फिर एक और भावना है कि पाकिस्तान की मादनियात जो हैं और ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं वो इतने ज़्यादा हैं जो अभी तक लोगों के इल्म में नहीं आ सके हैं, वो उस पर वो हमारी नज़र रखे हुआ है, और वो इस तरह इसी वजह से वो मैंने बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहता है, और अफ़गानिस्तान में जो उनकी दाइश है जी, उसके ज़रिए से हम पे हमला कराना चाहता है, ईरान पे हमला कराना चाहता है, और ख़ुद अफ़गानिस्तानी को सज़ा देना चाहता है दाइश के ज़रिए से। और वहाँ पर अभी आज आज वहाँ पर एक मैंने हमला भी हुआ है, यानी ख़ुदकुश हमला भी हुआ, उसका हम बाद में जिक्र किए हैं। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि उनसे चीन से देर ताल्लुकात भी अहम वजह है, इसलिए कि वो कहते हैं कि अब जो असला आ रहा है चीन से, तो अमरीकियों का ख्याल है कि उसकी खबर उनको होनी चाहिए, और फिर पाकिस्तान को उस अदम इस्तेहकाम जो करने की जो सिलसिला है वो एक इसकी कड़ी है। तो इस पर हम ये गुफ्तगू हम इसको अगर आप कहें तो इसको यहाँ पर रोक लें, तो इसकी और इसके बाद फिर हम जो आप कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप वो जो दुनिया के जो मंजरनामा है बन रहा है, एक तो दज्जाल के हवाले से जी, एक दुनिया में जो आलमी जंग का मसला है उस पर हम बात करना चाहते हैं। क्या दज्जाल का दौर आ गया है? हाँ, इस पर बात कर लेंगे जी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, दज्जाल के दौर की बात, क्या दज्जाल का दौर आ गया? देखिए ज़ैन साहब, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अख्तर मलिक साहब जो एक बहुत बड़े आलमी रिनाउंड एक प्रोफेसर हैं, दुनिया भर में माने जाते हैं, उनकी वीडियो में जो बातें ज़ाहिर की गई हैं रसूल अकरम के हवाले से, कि उनके जो अहादीस हैं उनके हवाले से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो अहादीस हैं उनके हवाले से उन्होंने ये कहा है कि दज्जाल की निशानियाँ, आमद की निशानियाँ ये हैं कि जब फलकी निज़ाम में जो कि अल्लाह का निज़ाम है जी, जिसमें आप चाँद पे जाना और जो दूसरे जो सैयारा जात हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करना, वो एक निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि आप ऐसी मिज़ाइल नस्ब कर लें कि दुनिया के हर हिस्से में पहुँच जाएँ जहाँ पर तबाही के मामलात हों। तीसरी ये है कि जो कुर्बानियाँ होती हैं, जो वो एक तो कुर्बानी ये होती है कि जो आप उसमें करते हैं, लेकिन वो जो आपका, जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी उन्हें हक़ और सदाकत के लिए जी, वो कुर्बानियाँ मादूम हो गई हैं। अब सिर्फ रस्मी कुर्बानी सिर्फ आप एक गाय की, बकरे की या दुम्बे की कर लेते हैं तो ये कुर्बानी एक नाम की हो गई है, तो ये एक कुर्बानी के माने में नहीं आता। कुर्बानियाँ और भी हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो नक्शे कदम पे चलेगा जी, तो वो कुर्बानी कहलाती है। उस पर जो हक़ व सदाकत के लिए जो जंग करे तो वो कुर्बानियाँ आजकल मादूम हैं, तो वो उस पर हमें अमल करना चाहिए। अब चाहें तो उसमें क्लिप दिखा सकते हैं, पहले एक पहला हिस्सा दिखाते हैं हम। हाँ जी,
जिसमें वो दज्जाल के 2 अलामतों की कुछ बातें कर रहे हैं। जी हाँ। पहले वो दिखाते हैं अपने जी नाम। हाँ। महदी की अहादीस में जो एरिया लोकेट किया गया है और जिन ख़ानदानों के नाम लिए उनसे हम और आप वाकिफ़ नहीं हैं। हम जो यहाँ के लोग हैं हमें उन अलामात का पता नहीं लगता कि जो हजूर ने फ़र्ज़ कीजिए कुछ नाम जो उनके नाम से मंसूब किए। फॉर एग्ज़ाम्पल हजूर ने कहा कि महदी के बाद कहतानी है और कहतानी के बाद कुछ नहीं। जब हम ये सुनते हैं तो हमें ना महदी का पता लगता ना कहतानी का पता लगता, मगर चूंकि उस एरिया में जहाँ हुजूर थे और उन्होंने अपने करीब के लोगों को ये इत्तला दी थी, और उससे मुराद ये कि कहतानी यमन के एरिया से पैदा होंगे और महदी जो है खुरासान से आएंगे, मगर क्या वो खुरासान के होंगे या नहीं होंगे ये बहुत डाउटफुल है। तो नमूद का टाइम, दरियाफ्त का टाइम, फतह का टाइम, लड़ाई के टाइम, चूँकि जगह बदलती चली आती है, इसलिए वी नेवर फिक्स अवर अटेंशन कि महदी बिल आखिर कहाँ से होंगे। इन अलामात को अपनी तालीम की मुताबिकत देना इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, मगर ख़बरें गलत नहीं हैं, ख़बरें 100% वैसे ही आ रही हैं और आज भी वही कुछ हो रहा है जो उन ख़बरों में बताया गया है, मगर अलामात किसी जगह इसलिए मुर्तकिज़ नहीं होती कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ये कौन लोग हैं और इनसे क्या मुराद हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी कि दज्जाल एक मुल्क में जाएगा और एक हाथ से उस पर रोटियां फेंकेगा और एक हाथ से उस पर आग बरसाएगा। तो हमने देखा कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया तो ये एग्जैक्टली बात इसी तरह हुई कि वो एक हाथ से उन पे 500 पाउंडर डेजी कटर्स फेंक रहा था और दूसरी तरफ खुराक के छोटे छोटे डब्बे भी फेंक रहा था। तो कम से कम इस रिवायत हदीस से हमें दज्जाल का पता लग जाता। अब सवाल दज्जाल कौन? तो हम तो अमेरिका का नाम ले ही लेते, मगर कुछ इसके ऊपर अहादीस मौजूद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया दज्जाल, कहा गया, इरशाद हुआ कि सूरह कहफ पहली 10 आयत में तुझे दज्जाल का सुराग मिल जाएगा। जब दज्जाल का खरूज हो तो कहफ की पहली 10 आयत पर हजरत हम उसे तावीज़ तो बना सकते हैं, 10 आयत कहफ पढ़ के हम गले में लटका लें, मगर अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, थोड़ा सा शऊर, तो हम कहफ की उन अगर 10 आयत को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता लगता है कि ये क्रिश्चियन नेशंस। सूरह कहफ की उन 10 आयत में क्रिश्चियन नेशंस का जिक्र है, एक फर्द वाहिद का जिक्र नहीं है, एक पूरी कौम का जिक्र है और वो क्रिश्चियंस है कि दे विल फाइनली, जब कोल्ड वार ख़त्म हुई थी तो ये कहा जाता था कि नाउ इज कमिंग अप द बैटल ऑफ रिलीजन्स। वो क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है। और आज भी अगर आपने वाक़या देखो जो नॉर्वे में हुआ है तो एक कट्टर किस्म के प्रेस्बिटेरियन ने उठ के 90 लोग मार दिए हैं। दोनों तरफ अगर कोई गहरे तरीन तासुबात का मुजाहरा हो रहा है क्लर्जीमन में, मुल्लाहियत में, तो दोनों तरफ के मुल्ला मिलजुल के एक दूसरे को ख़त्म करने के दरपेश हैं। और ये अब बैटल ऑफ रिलीजन्स होने वाली है इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, जो थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रही। हो सकता है कि बीच में सेकुलर अपनी घबराहट की वजह से इशारे दे रहा हो कि नहीं हम कायनाती अमन कायम करें, पैगंबराना अमन कायम करें, बट दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर। इस जंग ने बिलाखिर आर्मेगेडोन में या जंग अजीम में आके ख़त्म होना है। और दिस विल नॉट बी बैटल बिटवीन कम्युनिज्म एंड अदर थिंग्स। दिस इज नॉट ए कोल्ड वॉर, दिस इज a simple war between Islam and Christianity. जी मिर्ज़ा साहब, फिर अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को इस बात पे शक है तो वो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें सुन लें, जो कि हमने सुनी है जी। तो अगर वो भी दिखाना चाहते हैं तर्जुमा हम तर्जुमा दिखा दें। और एक और क्लिप जो आप जो जिसका हवाला भी आपने दिया वो भी दिखा देते अपने नाज़रीन को। जी, दज्जाल क्या है? एक पुरानी दास्तान है और तमाम पैगंबर बताते चले आए
सबसे ज़्यादा इस पर रोशनी हज़रत दानियाल ने डाली। तो हज़रत दानियाल को बड़ी क्यूरियोसिटी थी दज्जाल के बारे में, तो उन्होंने जिब्रील अमीन से पूछा कि दज्जाल कौन। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा, आदमज़ाद तो उस वक्त इज्जत से अपने मकाम पे सोया हुआ होगा, वो तेरे ज़माने का नहीं है। तो फिर हज़रत दानियाल ने पूछा, मगर हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो कहा हज़रत जिब्रील ने कि 3 उसकी बड़ी निशानियाँ हैं, और 3 निशानियों में एक निशानी ये है कि इंसान अजराम फल्की में दरअंदाजी करेगा। दज्जाल का ज़माना ये है कि इंसान अजराम फल्की में दरअंदाजी करेगा। दूसरी निशानी ये है कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ें नस्ब की जाएंगी, उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ें नस्ब की जाएंगी। पहली निशानी ये है कि इंसान अजराम फल्की में दरअंदाजी करे, वो मार्स पे पहुंचेगा, चांद पे पहुंचेगा, वो कॉस्मोलॉजी का एक स्पेशलिस्ट है, मुख्तलिफ स्टार्स में उतरेगा जाएगा, वो इस कायनात को फरोलने की कोशिश कर रहा होगा अपने नाम से। फिर इसका उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ें नस्ब की जाएंगी। हर एक मकान पे मिसाइल को दस्तरस हासिल होगी, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, कायनात की इस ज़मीन की तबाही के लिए उजाड़ने वाली चीज़ें, मकरूह चीज़ें नस्ब। और तीसरी का ताल्लुक हमसे। जी मिर्ज़ा साहब। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि ये जो सूरह कहफ में जो 10 आयतें हैं, इसके अंदर बताया गया है कि जो बैटल होगी, जी, आखिरी बैटल जो होगी वो बैटल क्रिश्चियंस के साथ होगी और मुसलमानों के साथ होगी, और ये आखिरी मार्का होगा और इसमें हमारी फतह होगी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कंसेप्ट जो आया था, उसके बाद में तो ये बात क्लियर हो गई थी कि जो सिविलाइजेशन का मतलब था वो ये था कि जो मजहबी जंग होगी, तो मजहबी जंग जो है वो बैटल ऑफ, यानी सूरह कहफ की आयत में ये कहा गया कि बैटल जो होगी वो और वो होगी शाम में, जो तयशुदा है, जिसे आर्मगेडन कहते हैं जो ये लोग। और इस पर इन्होंने जो एक और बात बताई है कि पानी जो ये कहाँ होगी, ये आपने शायद एक सवाल करना था जी, कि ये लोग कहाँ रहेंगे, दज्जाल के लोग जो होंगे, तो उसके बारे में जी, वो कहाँ होंगे और किस खित्ते से निकलेंगे और कहाँ ये मार्का शुरू होगा। वहाँ तो ये तो मार्का का तो हमने बता दिया आपको, लेकिन जो बात उन्होंने कही है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम से मंसूब है जी, और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उनकी हदीस है ये जी, यानी जो तस्दीक शुदा, यानी जो जिसे कहा जाए जो सही हदीस जिसे कहते हैं, जी, उसमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के पास और मकालमा दिखाया है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पूछा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि दज्जाल क्या होगा जी, तो उसकी निशानियाँ उन्होंने बता दी, ये जो ऊपर बयान की गई जी, और ये कहा कि कहाँ होंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इलाका जहाँ पर पानियों का इर्द गिर्द होंगे, जो पानी जिनके इर्द गिर्द ज़्यादा होगा वो इलाका होगा, जिसमें आपका यूरोप आ जाता है, जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज आ जाती हैं वो आ जाती हैं जी। तो अब बुनियादी तौर पर देखा जाए तो फिर इसके बाद में तो कोई अभी भी जो जंग जारी है वो बैटल, यानी हमारे साथ जो प्रोटेस्टेंट जो हैं, यानी वो जो बाल्टिक वाला जो बाल्टिक का एरिया है जी, और आपका इसी तरह अगर आप ये इधर आ जाएं, भाई बरतानिया ले लें, आप फ्रांस ले लें, सारा घिरा हुआ है पानी से, यूरोप पूरा यूरोप पानी से घिरा, और आप जिक्र उसका भी क्या है कि जो देखिए खाकी बना रहे हैं हम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी, फ्रांस जी, छोटे छोटे मुल्क जो हैं जी, जो 1-2.5 आने के मुल्क नहीं है, वो मुल्क बना रहे हैं, तो हमें तंग कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात पर यही कहा है कि ये जो, उन्होंने फिर एक सूर्य दहर का भी, सूर्य जैसे इंसान कहते हैं उसके पर भी उनका भी हवाला दिया है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे इसलिए कि उसके हम उसकी गहराई को हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसका भी उन्होंने हवाला दिया है। तो आप बहरहाल ये जो मारूफ निशानियाँ हैं वो हमने आप बयान की हैं, और वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आपको जो ज़हनी तौर पर हम अपनी मुसल्लह अफवाज को भी कहना चाहते हैं, हम अपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कहना चाहते हैं, हम तीनों चीफ़ को कहना चाहते हैं, हम तमाम, एक बात तो तस्लीम शुदा है कि वो ये बात जानते हैं कि आपका जो एटमी प्रोग्राम है, आपका जो मिज़ाइल प्रोग्राम है, आपका जो दूसरे प्रोग्राम है,
वो अभी तक उनकी पहुंच से दूर हैं। अगर वो उनकी पहुंच में होते तो वो आपको अभी तक आपका खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई कर चुके होते। वो उनकी पहुंच में नहीं है और उन्हें ये मालूम है कि ये कुछ ना कुछ ये कर बैठेंगे अगर इनको ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है, लेकिन वो आपको नज़र में रखे हुए हैं और वो आपके दुश्मन नंबर 1 है। ये बात आप याद रख लीजिए कि अमेरिका आपका दुश्मन दोस्त नहीं है। अमेरिका आपके साथ में जितना भी खिलवाड़ कर सकता है अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, इंडिया के ज़रिए से, और जितना आपको अलहदा कर सकता है करने की कोशिश करता है, चीन से लड़ाई कराने की कोशिश करता है, रूस से करने की कोशिश करता है, वो रूस के लिए और फिर इंडिया के साथ भी एक पेट्रो डॉलर का मामला है। जिस दिन पेट्रो डॉलर ख़त्म हो गया उस दिन अमेरिका ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ा ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि डॉलर छापे और छापते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कागज़ छाप रहे होते हैं जी, दुनिया पे खाम खा हुक्मरानी कर रहे हैं। तो रूस और चीन की ये ख्वाहिश है, और पाकिस्तान ने भी कह दिया था। अब क्या वादा करके गया था, यानी पाकिस्तान ने ये एक वादा किया था कि आपके हम यानी पाकिस्तानी करेंसी को पूरे सेंट्रल एशिया में लागू कर देंगे। उस पर तो इसको निकाला गया मैंने इमरान को जी। तो अभी जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई बहरहाल ये बात आप कह सकते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं थे, लेकिन आपको इसमें पोजीशन में आना पड़ेगा, किसी न किसी स्टेज पर आना पड़ेगा कि आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि सलाहुद्दीन के पास क्या था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास क्या था? वो जो जब आप सलीबी जंग लड़ रहे थे, वो सलीबी जंग तो बहुत छोटी थी, ये सलीबी जंग तो बहुत बड़ी है। कब से लड़ रहे हैं? आपके मिस्र आपको तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, आपके ईरान पर रोज़ हमले कर रहे हैं, आपके इराक़ को तबाह बर्बाद कर डाला, आपको शाम को तबाह बर्बाद कर डाला, आपको लिबिया को तबाह बर्बाद कर डाला। कौन सा मुल्क ऐसा है अफ्रीका में चले जाएँ, कौन सा मुल्क ऐसा है? सोमालिया का आपको देखिए ना, अगर आप मुझसे ये बात पूछें तो अमेरिका ये जो हमारा जो हेलीकॉप्टर गिरा है जी कांगो में, ये कांगो में, ये भी हम समझते हैं कि इन्हीं लोगों की, अब किसी भी वेस्टर्न मुल्क की या अमेरिका की किसी न किसी साजिश है। ऐसे नहीं गिर सकता है जहाज़ ये जी। तो ये हमारे मुल्क को जहाज़ को गिराना था आपको जी। तो अब ये अगर आप हमसे इतना दुश्मनी लोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जितने ज़हीन आप हैं ये सारे लोग जानते हैं। हमारे साथ में रिचर्ड फॉक ने एक ज़माने में 1993 में जब यहाँ कौंसल जनरल था, वो मुझसे कहा कि पाकिस्तानीज़ आर एज गुड एज द अमेरिकन्स जी, एज इंटेलिजेंट एज अमेरिकन्स, पाकिस्तानीज़ हैव एज कैपेबिलिटीज एज द अमेरिकन्स हैव। हम मुझसे भी ज़्यादा हैं, इसलिए कि हम ना शराब पीते हैं ना हम कोई और बातें करते हैं, हम बहुत से काम ऐसे कर लेते हैं। और बस एक ख़राबी है कि खुराफात में पड़े रहते हैं जी। लेकिन हमारा जो काम करने वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पर हमारा जो काम कर रहा है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी काम कर रहा है, हमारे SPD काम कर रहा है, वो जो काम कर रहे हैं हम, तो उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है जी। उस गहरी नज़र के मामले में हमें इसमें कोई किसी किस्म का कोई खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए कि वो आप पर नज़र नहीं रखे हुए हैं। वो आप पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। आप जिस अंदाज से भी पॉलिसी बना के चल रहे हैं ठीक चल रहे हैं, लेकिन किसी न किसी स्टेज के ऊपर आपको कोई एक अहम फैसला तो करना पड़ेगा ना जी। और ये तो फैसला करने का वक्त जब आएगा तो आ ही जाएगा, वो अल्लाह के हुक्म से आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसको वाइंड अप कीजिएगा और फिर अगले 2 मौजूआत और हैं उस पर बात कर लेंगे। पंजाब असेंबली का जिक्र है, फिर कल की जो वोटिंग है उसका जिक्र है, और फिर अफगानिस्तान का जो आपने जिक्र किया, और फिर इसराइल का भी थोड़ा जिक्र करना है। और भारत को एक धमकी दी है अमेरिका ने, लेकिन उस पे अमल होता नहीं है। बहरहाल भारत के लिए कोई लाडलापन का रवैया भी है, तो पाकिस्तान की वजह से है ना जी। जी जी नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आप एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब बहरहाल ये सारा जो आपने मंजरनामा, हमने तो इसको क्लोज कर दिया, हमने अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जो मंजरनामा आपने बताया है कि ये भी एक दज्जाल का हिस्सा है, जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। बिल्कुल दज्जाली काम कर रहे हैं ना जो लोग हमारे साथ, दज्जाल इलेक्शन जी। और अगर आप बात करें तो दज्जाली इलेक्शन है जी। और बात ये कि हमारे लोग ही इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे लोगों को समझना चाहिए, आज उनके किसी के साथ हो रहा है, कल उनके साथ होगा। बहुत कम कीमत पर बिक जाते हैं जी साहब। आप वहाँ का वीज़ा दे दें, हमारे बेटे को चली जाए, नौकरी दे दें जी, वजीफा दे दें, पढ़ने को भेज दें, इस बात पे बिक जाते हैं। और बड़े बड़े जो हैं आपके ब्यूरोक्रेट बिक जाते हैं, और सियासतदान बहुत सस्ते बिकते हैं कि साहब हम आपसे बढ़कर क्या वादे, अच्छा ये क्या वादे किया होगा आपने। मैं आपसे ये बात बड़ी अहम करना चाहता हूँ जी, अगर चाहें तो ये कल पर रख लें। नहीं अभी फरमाया भाई। ये अब जाहिर है कि जब इन्होंने अमेरिका ने इससे ये जब ये आए हैं, इन्होंने कोई ना कोई तो वादा किया होगा ना कि साहब हम आपको यानी अच्छा इमरान खान साहब से के मुकाबले में आपको अच्छा खिदमत करेंगे जी। तो क्या खिदमत करेंगे? वो यही करेंगे ना कि हम आपके जो हम फ़ौज को दबा के रखेंगे, हम आप एटमी प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे। ये वादे करके आए होंगे और क्या करके आए होंगे।
जो सारे वादे किए होंगे पाकिस्तान के खिलाफ वादे किए होंगे, तो अमेरिका ने आपका साथ दिया, जैसा कि बेनज़ीर का साथ दिया था ना। बेनज़ीर का साथ क्या दिया था, फिर बाद में उसको शहीद कर दिया। जी। तो आप अब तुम लोग शहीद होने के लिए आए हो तो आ जाओ, तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। बेनज़ीर तो आखिर में भैया, बेनज़ीर साहबा, मोहतरमा बेनज़ीर साहबा तो बदल गई थी ना आकर। उसने उन्होंने जो मजमा उसने देखा नहीं, उसने अपने आप से रुजू किया जी कि मैं अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कैसे जा सकती हूँ, मैं अपनी फ़ौज को कैसे, यानी अमेरिका की फ़ौज को कैसे मुल्क में आने दे सकती हूँ, मैं कैसे कदीर को हवाले कर सकती हूँ। तो ये फैसला उसने किया। और फिर इसके बाद में जब उसे जब पता था तो अपनी कब्र की जगह खुद ढूंढती फिर रही थी। तो ये बात आपको समझना चाहिए। तो उसको मालूम था कि मुझे मार दिए जाएंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में जैन साहब ये बात है कि अब आपको बहुत सी अगर बातें निकलेंगी तो बहुत दूर तक जाएगी बात। फिर देख लीजिए, अब ये जब ये बात आपने एक दफ़ा इमरान खान के खिलाफ फैसला कर लिया जरदारी साहब और ये शहबाज साहब, तो आप यकीन मान लीजिए कि आप नहीं बच रहे हैं। अब आप नहीं बच रहे हैं। ये मेरी बात को आप नोट कर लें, आप नहीं बच रहे हैं। आप इतनी बड़ी मुश्किल और इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी का शिकार होने जा रहे हैं कि आप इसकी सोच विचार भी नहीं कर सकते। आपका पूरा का पूरा ख़ानदान तबाह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सफ़ा हस्ती से तुम्हारा यानी पूरा ख़ानदान का नाम निशान मिट जाएगा सारी तारीख के अंदर। बस ये कि सियासी मामला को सियासी अंदाज से करना चाहिए, लेकिन ये लोग मुल्क के मामला को कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा रुकना चाहिए कि मुल्क का मामला। अब तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी पर जो अब बात यह है कि पहली बात तो ये है कि आफ्ताब मैंने फवाद चौधरी साहब ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। वो वज़ीर कानून भी बन गए, वज़ीर कानून बन गए हैं कि आप इनकी वो कैंसिल करें जी। तो वो उम्मीद है कि कल यानी मंडे को फैसला हो जाएगा, वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी। दूसरी बात यह है कि अब जो इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब में, फिर वही हरकत की इन्होंने, खुद वज़ीर आज़म बन रहे हैं, बेटे को वज़ीर आला बनवा रहे हैं। देखो यार, अब पार्टी में और कोई लोग अब नहीं मतलब ये है कि यानी इतनी बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की कि इनको समझ नहीं आती है कि ये क्या है, ये ऐसी क्या चीज़ है, ये जिन्होंने क्या खिदमत की है जो आप अब उसके बेटे को दे रहे हैं वहाँ पर। खुद मैं कहता हूँ जरदारी को क्या हुआ है कि वहाँ उसके बेटे को बने, वहाँ तो मांगता ना कि हम यहाँ पे हमें तो अभी क्या कहा वादा कि साहब आप, जब जरदारी साहब ने कहा कि आप मेरा पेट तो नहीं फाड़ेंगे, तो उसने मजाक हुआ, तो उसने कहा साहब नहीं पेट फाड़ेंगे, आप मुझे वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो मैं आपके बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दूँगा। यानी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं जी वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे जी। तो अभी ये जब बने जब चले, अभी तो एक ख्वाब चल रहा है, अभी ख्वाब है, अभी कल क्या होता है ख्वाब जी। और अब जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, बेटे साहब असल जो मसला हुआ ना, जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो आ गया इनकी हिमायत में। कुछ भी आ जाए, इससे बहस नहीं है। बहस ये है कि जो जहांगीर तरीन जो उनसे इजाफी मदद मांग रहे थे जी, भाई चीनी महंगी की ना जी, चीनी को एक्सपोर्ट किया, चीनी को फिर महंगे किया, तो किसी न किसी स्टेज पे तो उसको एक्शन लेना था ना, ले लिया उसने, नाराज़ हो गया तो हो गया। अब मैं यही कहता हूँ कि ये अगर कोई अब सवाल ये करे तो ये इसको सिर्फ काम ये करना था कि इसको जो है अपने उस मामले को इमाम हुसैन की शहादत से मिलाता कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ जिस तरह से इमाम हुसैन सलाम ने दी है। वो सवाब उसको नहीं मिलेगा। वो अगर उसको मिला लेता, ज़बानी मिला देता तो सवाब मिल जाता, तो और वो एक बड़े उस पर चला जाता, एक बड़े उसमें ग्रीड पे चला जाता जी, मजहबी तौर पर भी और वैसे भी दुनियावी तौर पर भी और आखिरत के तौर पर भी। भाई कुर्बानी तो दे रहा है, ये तो बात माननी पड़ेगी, लेकिन कुर्बानी को उसने रिलेट नहीं किया है बड़े उससे। ये ज़बरदस्ती की कुर्बानी हो जाए, मतलब ये तो झटका हो गया ना फिर जी। अब ये तो झटका हुआ है जो सिक्कों में होता है जी। क्या होता है, झटका ही कहते हैं उसे, वो एकदम हम जो कट मारते हैं जी। तो अब वो इनके पास ये है कि वो ये कर सकते हैं कि सारे के सारे यानी लम सब जो है वो इस्तीफा देते हैं तो इलेक्शन हो जाएगा। वो इनका एक प्लान ये है कि कामयाब अगर हो गई अदम-ए-एतमाद की तहरीक तो सारे पीटीआई के अरकान इस्तीफा दे देंगे। अब अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाने के बहुत से तरीके हैं जी। अब जाहिर है कि इसमें फ़ौज का तो ये रवैया है कि भाई वो चाहेंगे कि भाई मेल जोल रखें, ठीक है, वो उनका वही तरीका। उन्होंने धमकी तो फ़ौजी को दी है ना जी कि भाई अगर तुमने न्यूट्रल नहीं हुए तो तुम्हें फिर हम सज़ा देंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में ना अभी मैं तो उनकी दानाई को नहीं मेरे साहब, उन्होंने दानाई का मुजाहरा किया, उन्होंने दानाई का मुजाहरा किया क्योंकि और अभी हम क्योंकि इसका नहीं शायद नहीं ले सकते हैं।
लेकिन जिस वक्त होगी तो ले लेंगे। और वैसे वज़ीर आज़म साहब को भी मेरे साहब इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था, उसको एक डिप्लोमेटिक ज़बान में भी अदा किया जा सकता था। बाज़ औक़ात देखिए ना, एक दफ़ा एक बात ये अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन एक स्टेज पे आपको करना पड़ेगा और ये काम आपके बहुत आएगा। हर वक्त में कोई भी आदमी, जो एक ज़माने में हम ये पॉलिटिक्स करते थे कि जब एटमी ताकत का मसला खड़ा हुआ, जब हम 84 में जब ताकतवर एटम बम बन गए, तो फिर अमेरिका ये चाहता था कि हम रोल बैक करें जी। तो हम क्या करते थे कि 3 हिस्सों में बांट ली ताकत को, एक सदर साहब, एक वज़ीर आज़म और एक चीफ ऑफ आर्मी साहब। तो ये मुझे रिचर्ड फाक बता रहा है कि आप लोग क्या करते हैं कि हम जब जाते सदर के पास जाते थे तो सदर कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता, चीफ ऑफ आर्मी साहब नहीं मानेगा, चीफ ऑफ आर्मी साहब जाते कहते थे वज़ीर आज़म नहीं मानेगा, वज़ीर आज़म साहब जाते हैं दोनों नहीं मानेंगे। तो ये पॉलिटिक्स आपके काम आएगी कि भाई अगर आपने, फिर आपने एक ज़माना ये आया कि आपने तालिबान की धमकी दी कि साहब मौलाना फजल रहमान वगैरह को आपने आपने वो बना दी थी GI जी कि साहब वो हम आप मतलब आप शरारत तो आपने अपनी पॉलिटिक्स तो पूरी करते हैं ना। IGI बनाई, IGI बनाई, कन्वेंशन लीग बनाई, उससे हाँ, पहले तो वो बहुत कुछ नहीं, बना, हाँ, वो सब फंक्शन लीग बनाई। तो आपने सारे काम अपने किए। तो इस ये भी आपके जो धमकी दी है इसने ये काम आएगी आपके जी कि अगर आपने हमसे नहीं किया तो ये रेडिकल्स आ जाएंगे, ये किसी बात आपके काम आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नुकसान में जाएगी जी। अब चले पंजाब की असेंबली का मामला जी। पंजाब में भी हमने अब बात तो कर ली है कि हमजा, देखो ना जुल्म ये है कि हमजा शहबाज को खड़ा कर दिया। ये अफसोस की बात है कि आपकी पार्टी में इतने लोग यहाँ कम से कम इसको यहाँ पर शिकस्त होनी चाहिए। यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स करे अगर पीपल पार्टी तो यहाँ शिकस्त दे दे। चौधरी परवेज इलाही वो खुद चौधरी बरादरान खुद बड़े पॉलिटिशियन है। नहीं देखिए उसके पास टाइम कम रहा ना, मसला ये है कि उनके पास टाइम कम है और उस पर उसने, लेकिन उनके चीना ग्रुप भी देखे ना, 14 मेंबर वो चीना ग्रुप के भी हैं। नहीं तो पहले तो बात ये है कि पहले तो PTI के पूरे मेंबर साथ दें। हाँ ये असल सवाल ये है हाँ कि PTI के पूरे मेंबर साथ देते हैं या खरीद लेंगे 2.5 आने के अंदर। ये मतलब ये भी तो है ना कि इनकी जो ये भूखे रहे हैं सारे के सारे। लेकिन इमरान खान साहब ने अभी जो 3 दिन लगातार आवाम से बराह रास्त स्पीचेस की है ना, इसका उनको एक फायदा भी हो रहा है, हीरो हो गया, सियासी तौर पे उनको फायदा हो रहा है, पब्लिक में हीरो बन, और अपोजिशन को इसका नुकसान अभी आगे जाके पता चलेगा इनको जब आटे दाल के बाद जब ये पब्लिक में जाएंगे। अभी से शुरू हो गया है, जो MQM के ऊपर तो बहुत ज्यादा शुरू हो गया। हाँ वो तो खैर इस्लामाबाद का एक वैसे वो था वाकया, नहीं वो सब औरंगी के रहने वाले थे, उन्होंने सदाकत का हवाला दिया है जो औरंगी का मेंबर ऑफ असेंबली का, हमने तुम्हारी सदाकत की मदद की थी, आप नहीं करेंगे। लेकिन मेरे साहब MQM का अगर देखें तो मजबूरी भी है, सूबाई गवर्नमेंट से चूंकि आपका राब्ता है, सूबाई गवर्नमेंट से मामला ठीक होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इनको 3.5 साल कुछ मिला भी नहीं। अभी बहस ये नहीं है, बहस ये है कि आपको फिर अमेरिकनों से मिलने की क्या ज़रूरत थी। किशोर जोरा मिली है, मकबूल सिद्दीकी मिला है, और मिली है जलील की बीवी नसीरुद्दीन जलील मिली है। तो अब वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं सब। अब ज़ाहिर है अमेरिका आना जाना भी होता है, तो अब अगर आप अमेरिका इतनी खुली तौर पर इमरान खान के खिलाफ आया है, जो बताते खुद यानी एक इस बात की दलील है कि अमेरिका एक बहुत कमज़ोर मुल्क है। फिर साहब हमारे लिए भी तो देखे ना, हम भी तो एक तरफ खाई एक तरफ मेरे जुमले को आप सुने जी। इंतहाई कमज़ोर मुल्क है कि जो आदमी अपने सफारत खानों को इतनी खुली तौर पर आप करने को दे दे, इसके मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। जहाँ पर तो इसके मुकाबले में फिर वो अच्छा था आपका जो डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं जो फैज़ हमीद था, वो भी तो खुले यही काम करता था ना। जी। तो यही काम इन्होंने भी कर दिया, ये दोनों भी किया, अच्छा मिला है आपने। हाँ। लेकिन मेरे साहब हमारे लिए भी तो देखे ना, प्रॉब्लम ये है कि हमारे मसाइल को कौन देखेगा, अमेरिका भी नहीं देख रहा, चीन भी नहीं देख रहा। बहस इस पे नहीं है, इस पे बहस ये है कि अमेरिका के किसी भी सफारतकार को ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान में इतनी खुली मुदाखलत करे। इनको अगर कोई मजबूत हुकूमत हो तो ये इसको ही कर देना चाहिए था, पर्सन नॉन ग्रेटा करार देकर इनको 3 को तो निकाल ही देता। ये काम तो फिर फौरी 48 घंटे में भाई आप देखिए, उसने तो निकाला था ना, उसने क्या किया था, जिस वक्त हमारे पास ये जो 2011 का वाक़या हुआ था, आज 11 साल हो गए जी, तो उसने क्या किया था, और यही मार्च का महीना था, आप हैरान होंगे जी। मार्च के महीने के अंदर हमारे पास रेमंड डेविस का वाक़या हुआ फरवरी में जी, फिर 2 मई को वाक़या हुआ, फिर 26 सितंबर को वाक़या हुआ सलाला वाला जी, 2 मई को वाक़या हुआ एबटाबाद का। तो उस वक्त हमने क्या किया था कि जो यहाँ का जो चीफ का नाम का ऐलान बता दिया था इनको सहाफ़ियों को, वो भाग गया था वो यहाँ से। तो अब भी तो जाहिर है ना कि वो तो जो फर्स्ट सेक्रेटरी वो चीफ ही है ना, और कौन है, तो उसका नाम बता देते जी, नाम तो बता दिया वैसे तो।
फिर ये फौरी कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे इतना दिन रुकना नहीं चाहिए। हाँ तो वो भाई वहाँ पर भी नुकसान तो हो गया। वहाँ पर भी तो कमी है ना, दानाई की बहुत दानाई कमी कमी है। है। जब लड़ाई है तो लड़ लेते ना, हाँ, जब लड़ाई का वक्त है तो लड़ाई का वक्त हाँ है, वो अगली मुज़ाकरात बार है कर तो लेते, बाद में मुज़ाकरात। फिर जी। बाद में लीपा पोती चीफा बार में साफ करता रहता। जी अच्छा, मेरे साहब आज जरा अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में 2 बम धमाके हुए हैं, दो जिसमें शहरों मुतअद्दिद अफराद, अब ये हुए कहाँ, हेरात और हिलमंद में हुए हैं। अब यहाँ जी। पर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हेरात और हिलमंद के इलाके के अंदर जो कोशिश करके शिया सुन्नी जो फसादात हैं उसको बढ़ाएं। जी ये बड़ी पॉलिसी के साथ काम करे, और ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है, यूनान प्लान का हिस्सा है, जिसमें से वो वहाँ हेरात को ईरान को देना चाहते हैं जी, और बलूचिस्तान उनसे छीनना चाहते हैं, सिस्तान का इलाका उनसे लेना सिस्तान से लेना चाहते हैं। जी तो वो उसी यानी यूनान प्लान का जो बाइडन प्लान आप तो कहें ना, यूनान तो मरमर आ गया, जी जो बाइडन प्लान का हिस्सा है ये हेरात पर हमला जो उस वक्त हो रहा है, जहाँ आपके यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी वहाँ भी हो गया। अच्छा, आप इसराइली फ़ौज की ले लें, वहाँ पे 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जी और सर्च ऑपरेशन के अंदर मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। और भारत ने रूस से लेन देन में जो उन्होंने कहा ना कि आपके रुपए में कर लेंगे, उस पर भी अमेरिका ने धमकी दी, लेकिन उसको करेगा कुछ भी नहीं, इसलिए कि उसको रूस का तेल भी खरीदने की इजाज़त दे रखी है, उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी S-400 करने की पर सैंक्शन नहीं लगाई। जी। और आप बताइए, अब सिर्फ पाकिस्तान अगर कुछ कर ले तो उसको निशाना बना लेते मेरे हैं। साहब सबसे ज़्यादा मजलूमियत फ़लस्तीनियों की है, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीनी है। दोनों भाई देखिए ना, रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, दुनिया ना कोई पूछता है, ना भाई कोई इस पे नोटिस पूछ लेता होगी है। आपकी, इसमें आपकी पाकिस्तान की पूछ होगी बहुत। जी और भाई और लड़ाई तो एक बात मैं ये कह दूं कि जब जिस वक्त ये मसला होगा, तो एक रिवायत है, मैं किसी मज़हब रंग में नहीं देता हूँ, जी एक रिवायत है हमारे यहाँ सुनी जाती है, फैमिली में कही जाती है कि जब ये दौर होगा तो 2/3 मुसलमान जो हैं वो दज्जाल के साथ होंगे। सिर्फ 1/3 मुसलमान ऐसा होगा जो दज्जाल का साथ नहीं देगा, और वही इसको शिकस्त देगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, तो ये 1/3 मुसलमान का अगर हिस्सा कहीं मिलेगा तो वो फिर आपको ईरान में मिलेगा, अफ़गानिस्तान में मिलेगा और पाकिस्तान में मिलेगा। ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ से ही इस्लाम का के यानी जो काले परचम जाएंगे वो इसी इलाके से जाएंगे। जी खुरासा का जो इलाका कराता था, उस ज़माने में जो खुरासा था, जो सल्तनत खुरासा थी, वो इन इलाकों में फैली हुई थी। कोई इलाका इनमें जो हमारा इलाका है उसमें, यानी कम से कम ये जो आपका इलाका है ये शिकारपुर, ये तो उसमें शामिल था। जी तो ये जो बैठे हैं सुमरो, ये सारे सुमरो पठान हैं, ये अपने आप को सिंधी कहते हैं, भाई पठान बेसिकली। जी तो अब तो बहरहाल आखिरी मार्का जब भी होगा तो यहाँ से ही निकलेगा। जी। तो उनको ये बात पता है, और इस लिहाज से वो बहुत से हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से बहुत से झूठे मेहदी पैदा करने की कोशिश करते हैं अमेरिकन जो है। जी तो वो उसमें भी फेल है, इसलिए कि वो तो अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक निज़ाम है, उसके आगे फेल ही होंगे इंशाल्लाह। फिर साहब वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।